So we are going to start with this topic total theorem of probability. ये बेस थ्योरम का 80% पार्ट हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सिंपल भी है, इसको एकदम ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, ये थ्योरम समझाने से पहले जो कुछ assumptions ली जाएंगी, ठीक है, वो पहले assumptions मैं आपको बता देता हूँ। assumptions या considerations कुछ consider किया हमने। पहला assumption ये है कि अपने पास कुछ एक इवेंट्स दिए जाएंगे E1, E2, E3, E4 अप टू लेट्स से En, कुछ ऐसे n इवेंट्स दिए जाएंगे which are mutually exclusive. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब आप इनमें से कोई भी दो उठाओगे, उनका इंटरसेक्शन इज 5, E2 इंटरसेक्शन E3 इज 5, जनरली बोला जाए EI इंटरसेक्शन EJ दैट इज 5, इसमें I और J 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ एक इवेंट्स मैंने कंसिडर किए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कोई भी किसी के साथ कॉमन एरिया, कॉमन रीजन नहीं दे रहा, कोई भी कॉमन आउटकम इन इवेंट्स का नहीं है। ठीक है, दूसरी इसमें क्या assumption है कि E1, E2, E3 अप टू En ऑल आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? इन इवेंट्स को अगर आप क्लब कर रहे हो, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 अप टू En, तो आपका जो आंसर बनेगा दैट विल बी सैंपल स्पेस। ठीक है, इन सबको ऐड अप करोगे, इन सबको सम अप करोगे तो आपको जो सेट मिलने वाला है दैट इज द सैंपल स्पेस, ओवरऑल सेट। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने इवेंट्स कंसीडर किए हैं E1, E2, E3, E4 अप टू En, ऐसे काफी इवेंट्स अपने को सवाल में दिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर? जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे मतलब वो दो, उनमें से कोई भी आप इवेंट्स उठाओगे वो एक साथ नहीं हो रहे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे वो इवेंट्स दे देंगे कि एक बंदा जो है अपने घर से ऑफिस की तरफ जा रहा है, घर से ऑफिस की तरफ जाते हुए वो किन किन तरीकों से, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन कौन से हो सकते हैं। स्कूटर से जा सकता है, लेट से एक स्कूटर वाला दे दिया उसने, साइकिल से जा सकता है, प्लेन से जा सकता है, ट्रेन से जा सकता है। ठीक है, ऐसे उसने चार कोई चीजें दे दी। अब ये E1, E2, E3, E4 हो गए। ठीक है, क्योंकि जा रहा है सिर्फ इन्हीं केसेस में, वो सवाल में बताएगा कि ये चार तरीकों से ही वो ऑफिस जा रहा है। ऑब्वियसली इसके अलावा अगर कोई केस नहीं है तो इन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा, दैट विल बी 1, या इन सब का यूनियन करोगे दैट विल बी सैंपल स्पेस। ठीक है, और अगर वो स्कूटर से जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना एक टांग स्कूटर पे एक टांग साइकिल पे, दैट इज नॉट पॉसिबल ना। ठीक है, तो इंटरसेक्शन 5 है। इंटरसेक्शन 5 मतलब अगर हो रहा है तो इनमें से एक ही इवेंट एक टाइम पे हो रहा होगा, दूसरा इवेंट नहीं हो रहा होगा। मतलब अगर वो स्कूटर से जा रहा है तो स्कूटर से ही जा रहा है, साइकिल से नहीं जा रहा है। ऐसा भी नहीं सोचोगे बीच में सर अगर स्कूटर खराब हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये सब ये झंडू बातें नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, मतलब एक इवेंट चल रहा है तो वो उसी हिसाब से चल रहा है सारा। ठीक है, तो क्या बताया यहाँ पे assumptions, क्योंकि ये assumptions से ही अपने को सवाल पता लग जाएगा यार ये बेस थ्योरम और टोटल थ्योरम का है। ठीक है, assumption से ही सवाल, यहीं से ही अपने को नॉलेज मिल जाएगी सारी की सारी। बच्चे इस चीज को इग्नोर करके नेक्स्ट फॉर्मूले पे चले जाते हैं डायरेक्टली, या टीचर्स भी सॉल्व करवाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये देखो जी ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का और खत्म हो गया क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, इसको बिल्कुल इसी वे से पकड़ोगे। कुछ एक इवेंट्स दिए जाएंगे, जैसे ये साइकिल, स्कूटर, प्लेन, ट्रेन ऐसा वाला हो गया, या बोलने के एक बच्चा पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, पेपर अटेम्प्ट कर रहा है तो वो जो क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है तो देयर आर पॉसिबिलिटीज, या तो उसे पता है उसका आंसर, ही नोज द आंसर। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। एक वो बोल देंगे कि या तो यार वो कॉपी कर रहा है, ही कॉपीज द आंसर, या ही गेसेस द आंसर। ठीक है, वो गेस मार रहा है। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज हो गई। अब जो काम है वो है क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, काम जो है वो क्वेश्चन सॉल्विंग है। एक उसने प्रोबेबिलिटी दे दी कि वो जानता है उसका आंसर, ही नोज द आंसर। एक कि वो चीटिंग कर रहा है, तीसरा कि वो गेस मार रहा है, ऐसी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज हैं, ये E1, E2, E3। इसके अलावा किसी और वे से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहा। इन सबको मिला देंगे, इन तीनों को मिला देंगे तो अपना सैंपल स्पेस बन जाएगा। व्हाट इज द सैंपल स्पेस? दैट इज द अटेम्प्टिंग द सवाल। ठीक है, अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। पहला वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें सैंपल स्पेस क्या था? सैंपल स्पेस पूरा का पूरा था अपने घर से ऑफिस की तरफ जाना। ठीक है, ओवरऑल इवेंट क्या था? घर से ऑफिस की तरफ जाना। स्कूटर पे जा सकता है, साइकिल पे जा सकता है, प्लेन पे जा सकता है, ट्रेन पे जा सकता है। ठीक है, ही नोज द आंसर, कॉपीज द आंसर, गेसेस द आंसर।
क्लियर। अब अगर वो जानता है तो वो कॉपी या गेस थोड़ा ना करेगा, ऐसा हम ऐसे करते हैं वैसे, ठीक है। मान लो आपको पता है आंसर है, आप एक बार जो है उसको ध्यान से देख लेते हो आगे वाले की कॉपी से कि भैया अच्छा मैंने सी मार्क किया तो इसने भी, चलो कंफर्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। नोज द आंसर मतलब वो जानता ही है सिर्फ एक चीज, मैंने जैसे कि आपको बताया, ऐसी कोई मिक्स्ड बातें नहीं कर रहे होंगे हम, ही नोज द आंसर मतलब नोज द आंसर। चलो आगे चलो। कॉपीज द आंसर मतलब परफेक्टली कॉपी ही कर रहा है, वो चीटिंग कर रहा है, वो अपना कोई दिमाग नहीं लगा रहा है वहां पे, गैस नहीं मार रहा कोई भी। गैसेस द आंसर मतलब गैस ही कर रहा है, जैसे वो स्कूटर पे जा रहा है तो स्कूटर पे जा रहा है, साइकिल पे जा रहा है तो साइकिल पे जा रहा है, बीच में उतर के साइकिल उतार के वो स्कूटर पे नहीं चढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इवेंट्स हैं जो एक दूसरे में जो है एक साथ नहीं हो रहे हैं, अगर एक हो रहा है तो वही होगा, बाकी उसके साथ इंटरफेरेंस नहीं है। और दूसरा जो है इन सब इवेंट्स के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है ये काम करने की, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है ये वाला पर्टिकुलर काम करने की, मतलब इन सब का जो यूनियन है दैट इज द सैंपल स्पेस, दैट इज द सैंपल स्पेस, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, इसको भी आगे कंटिन्यू करते हैं। ये अपने को यहाँ तक बात, आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी, E1 E2 E3 अप टू EN तक वाली। और जैसे ही हमें सवाल आएंगे ना बड़े बड़े सवाल, जिसमें काफी चीजें दी जाएंगी जो हम आगे अभी कंटिन्यू भी करेंगे इनको सॉल्व करना, उसमें सबसे पहला जो काम होगा वो है E1 E2 E3 को ढूंढना। कई बार 3 हो जाएंगे E1 E2 E3, कई बार 4 हो जाएंगे E1 E2 E3 E4, कई बार मान लो 5 हो जाएंगे E1 E2 E3 E4 E5, ठीक है। डरना नहीं, चाहे 5 हो 6 हो जितने मर्जी, ठीक है। हमने पकड़ना कहाँ पे है, मतलब गर्दन कहाँ पे है सवाल की, वो ये है कि हम सबसे पहले E1 E2 E3 E4 जो है उसको भांप लें, उसको समझ लें वो क्या है, ठीक है। अब एक और चीज पिक्चर में होगी, देयर इज एन इवेंट ए रिलेटेड टू सैंपल स्पेस एस। हमारी जो सैंपल स्पेस एस दी हुई है उससे रिलेटेड कोई इवेंट ए है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई इवेंट ए है। चलो इससे पहले मैं आपको और बात बताऊं यहाँ पे, अगर ये मान लो पूरा का पूरा डब्बा सैंपल स्पेस है, इसमें जो E1 E2 E3 E4 है वो कुछ इस तरीके से पड़े हुए हैं, E1 अलग पड़ा हुआ है, यहाँ पे E2 है, यहाँ पे E3 है, यहाँ पे E4 है, यहाँ पे E5 है, ठीक है, E6 है। कोई एक दूसरे के अंदर घुसा हुआ है, मतलब कोई कॉमन रीजन दे रहा है, नहीं दे रहा यार, कोई भी कॉमन रीजन नहीं दे रहा, ऐसे कर करके EN तक है, ठीक है। और ऐसे ये जो डब्बे बनाए हुए हैं सारे मिला के ही सैंपल स्पेस बना रहे हैं, ठीक है। E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 अप टू EN, ठीक है। किसी भी दो इवेंट्स का कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और इन सब बुलबुलों को मिला के ही पूरा सैंपल स्पेस का डब्बा बन रहा है। नाउ देयर इज एन इवेंट ए रिलेटेड टू द सैंपल स्पेस। अब सोचो एक हरे रंग का इवेंट है जो मैंने अभी शेड कर रहा हूं मैं, एक हरे रंग का इवेंट है जो इस सैंपल स्पेस एस से रिलेटेड है। अब ये बात ना कई बार समझनी मुश्किल हो जाता है कि सर आपने तो कहा कि ये E1 E2 अप टू EN है, यही सैंपल स्पेस बना रहे हैं, तो एक इवेंट कौन सा होगा सैंपल स्पेस से रिलेटेड। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। अब ये जो बंदा जो है अपने ऑफिस जा रहा था, इसमें E1 ये था, E2 ये था, E3 ये था, E4 ये था, ठीक है। और मैंने कहा था सैंपल स्पेस क्या, घर से ऑफिस जाना, क्या था सैंपल स्पेस अपना पूरा, घर से ऑफिस जाना, समझ रहे हैं सब लोग। अब घर से ऑफिस जाने में एक इवेंट रिलेटेड था, दैट वाज एक्सीडेंट। चलो भगवान करे किसी का भी ना हो यार कभी, पर चलो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं अपने को, ठीक है। एक इवेंट रिलेटेड आएगा एक्सीडेंट। अब वो एक्सीडेंट भी देखा जाएगा कि स्कूटर पे जाते जाते एक्सीडेंट हुआ था, साइकिल पे जाते जाते एक्सीडेंट हुआ था, प्लेन से जाते हुए प्लेन क्रैश हो गया, या ट्रेन से जाते हुए एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। नाउ देयर इज एन इवेंट ए रिलेटेड टू सैंपल स्पेस एस, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में जो स्कूटर कार वाला जो एग्जांपल दिया था मैंने, उसमें जो है एक एक्सीडेंट एक ऐसा इवेंट है, और ये जो दूसरा ये जो बच्चा अटेम्प्ट कर रहा था क्वेश्चन, इसमें E1 E2 E3 तो ये दे दिया था। अब इसमें जो इवेंट रिलेटेड है दैट इज आंसर इज करेक्ट और नॉट, ठीक है, आंसर करेक्ट, ठीक है। ये एक इवेंट है कि आंसर उसका करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। देयर इज एन इवेंट ए रिलेटेड टू दैट सिनेरियो, दैट होल सिनेरियो, देयर इज एन इवेंट ए रिलेटेड, ठीक है। अब जैसे सेकंड वाले अगर कंडीशन पे जाएं, जो क्वेश्चन अटेम्प्टिंग की है, अब वहां पे ऐसा होगा कि वो जानता था और करेक्ट हुआ, उसने कॉपी करा तो करेक्ट हुआ, उसने गेस मारा था तो करेक्ट हुआ, ठीक है। अब उससे रिलेटेड जो है पॉसिबिलिटीज बनेंगी ना, जैसे वो स्कूटर से जा रहा था तो एक्सीडेंट हुआ, साइकिल से जा रहा था तो एक्सीडेंट हुआ, प्लेन से जा रहा था तो एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन से जा रहा था तो एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, क्लियर। अब मैं इस ए को ऐसे बोल सकता हूं, ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन एस
ए जो होगा वो ए और एस का कॉमन पार्ट होगा ऑब्वियसली। क्यों होगा? क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ एस। ए जो है वो सबसेट है ना, अगर कोई सबसेट है एक सुपर सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? सबसेट आएगा। अब एस क्या है? E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 अप टू En। ठीक है जी, दैट बिकम्स A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 यूनियन A इंटरसेक्शन E3 यूनियन A इंटरसेक्शन E4 अप टू यूनियन A इंटरसेक्शन En। ठीक है, ये तो सिंपल सेट थ्योरी है यार। अब मैंने क्या करा, दोनों साइड मैंने प्रोबेबिलिटी लगा दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस यूनियन की जगह आ गया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En। ठीक है, अब यहां से मेरे को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम याद आया प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। पहले E1 हुआ, फिर ए की होने की प्रोबेबिलिटी जब E1 हो चुका है, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हुआ, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज अकर्ड अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ En इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन En हैज अकर्ड। ठीक है, तो इसको मैं इस वे में भी लिख सकता हूं, थोड़ा फैंसी वे। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI into probability of A when EI has occurred from I equals to 1 से लेकर n तक, इन सब का समेशन, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ठीक है, अब ये इस फॉर्मेट में लिखे होते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं कि सर ये क्या चीज है, और इसी को ही बच्चे सब रट लेते हैं, जो कि गलत बात है। इसको समझना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, लेट मी रिपीट, क्या किया था हमने हमने कुछ इवेंट्स लिए थे यहाँ पे E1 E2 E3 E4 अप टू En। मैंने कहा था कोई भी एक दूसरे के साथ कॉमन पार्ट नहीं दे रहा है, मतलब अगर E1 हो रहा है तो E1 ही हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि साइमल्टेनियसली दो इवेंट यहाँ पे हो रहे हैं। दूसरी चीज, इन सब इवेंट्स को क्लब करने के बाद, इन सब इवेंट्स को क्लब करने के बाद जो आंसर आता है दैट इज सैंपल स्पेस, मतलब इन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकेंड पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि probability of E1 plus probability of E2 plus probability of E3 up to probability of En equals to 1। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सब probabilities का sum equals to 1। मैंने आपको एक ये एग्जांपल उठा लो बस दिमाग में, स्कूटर, साइकिल, प्लेन, ट्रेन वाला। ठीक है, हम अपने घर से ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाते हुए हम ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा और कोई नहीं है, इसका मतलब इन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा। ठीक है, एंड देयर इज एन इवेंट रिलेटेड टू दिस सैंपल स्पेस, जैसे कि मैंने आपको इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बोला एक्सीडेंट। ठीक है, अब मैंने इतना समझा दिया, अभी मैं आपको पहले न्यूमेरिकली ये चीज समझाता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकली भी वाली चीज समझते हैं। अब ए को लिख दे ए इंटरसेक्शन एस, ये सबको समझ में आ गया होगा। फिर ए इंटरसेक्शन एस को लिख दे E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू यूनियन En। ठीक है, that means A becomes A intersection E1 union A intersection E2 union A intersection E3 up to union A intersection En। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो A है, ये जो शेडेड वाला रीजन है, ये A है ना, ये जो A है पूरा का पूरा शेडेड रीजन, ये किस किस से बना हुआ है? ये A और E1 के इंटरसेक्शन से बना हुआ है। ठीक है, A और E1 के इंटरसेक्शन से बना हुआ है, A और E2 के इंटरसेक्शन से बना हुआ है, A और E3 के इंटरसेक्शन से बना हुआ है, A एंड E4 के इंटरसेक्शन से बना हुआ है, अप टू A एंड En के इंटरसेक्शन से बना हुआ है। ठीक है जी, यही लिखा मैंने, A एंड E1 के इंटरसेक्शन यूनियन A एंड E2 के इंटरसेक्शन से, A एंड E3 के इंटरसेक्शन से, अप टू A एंड En के इंटरसेक्शन से। जब मैंने दोनों से प्रोबेबिलिटी लगाई तो सभी पार्ट्स अलग अलग है ना, तो सभी की प्रोबेबिलिटीज ऐड अप हो जाएंगी। जैसे हुई मैंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा दी। अब इसको पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, मैं कह रहा हूं इस चीज को, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल्स टू दिस, लेट मी कॉपी दिस। ये क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी कि वो स्कूटर से जा रहा था और स्कूटर से जाते हुए एक्सीडेंट हुआ, स्कूटर से
जाते टाइम एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, स्कूटर पे जाने की प्रोबेबिलिटी इनटू स्कूटर से जाते टाइम एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस साइकिल, दूसरा इवेंट क्या था, स्कूटर साइकिल प्लेन ट्रेन, ठीक, साइकिल से जाने की प्रोबेबिलिटी फिर इनटू साइकिल से जाते हुए given that the person is going by cycle, साइकिल से जाते हुए एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी। देखो जब तक ये दिमाग में नहीं घुसेगा ना तब तक ये सवाल करने को फायदा, रट जाएंगे आपके क्वेश्चन। इतना मैं कहता हूँ, मतलब अगर कोई बच्चा चाहे कि यार मेरे को ये सब नहीं समझना, मेरे काम का नहीं है, वो गलत है यार बंदा, ठीक है, वो गलत सोच रहा है बिल्कुल, क्योंकि ये सब चीज चाहे आप फर्दर एमबीए में जाओगे या फर्दर मान लो इंजीनियरिंग कर रहे हो, ये सब चीजें ये जो बेस थ्योरम है ना ये आपको यूज आने वाली है, ठीक है। तो बेस थ्योरम का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, इसके बाद सिर्फ एक लाइन बेस थ्योरम, ये जिसको समझ में आ गया उसके बाद नेक्स्ट लाइन इज बेस थ्योरम बस, ठीक है। एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटीज, स्कूटर से जाने की प्रोबेबिलिटी इनटू स्कूटर से जाते हुए एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस साइकिल से जाने की प्रोबेबिलिटी इनटू साइकिल से जाते हुए एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, फिर ट्रेन के लिए भी ऐसा ही हो जाएगा, फिर प्लेन के लिए भी ऐसे ही हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन बीइंग करेक्ट, वो ए था ना, ए था क्वेश्चन इज करेक्ट, ए था क्वेश्चन इज करेक्ट, कैसे लिखेंगे उसको, probability he knows the answer into probability the answer is correct given that he knows the answer plus probability he copies the answer into probability if he copies the answer then the answer is correct given that he copies the answer, ठीक है। पहले probability that he copies the answer into probability of answer being correct if it is given that he copies the answer, ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, सिर्फ हमने उठा के जो है लिखना है आंसर में पहले, यार P E1 क्या है, P of A when E1 has occurred क्या है, P of E2 क्या है, P of A by E2 क्या है, ये अब खुद से समझना पड़ेगा, ठीक है। जिसको ये वाली लाइन यहाँ पे समझते हुए पता लग गई वो उसको क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और फिर क्या था, प्रोबेबिलिटी ही गेसेस द आंसर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर बीइंग करेक्ट इफ ही गेसेस द आंसर, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसके बिना बेस थ्योरम नहीं कर सकते। चलो इसके आगे अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर साथ ही बेस थ्योरम वाली लाइन भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन को समझते हैं पहले, क्या कह रहे हैं, थ्री मशीन्स E1 E2 E3, तीन मशीनें E1 E2 E3 प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक बल्ब बनाती हैं, प्रोड्यूस 50%, 25%, 25% रिस्पेक्टिवली, मतलब जो E1 जो प्रोडक्शन कर रही है दैट इज 50%, E2 जो प्रोडक्शन कर रही है दैट इज 25% और E3 जो प्रोडक्शन कर रही है दैट इज 25%, ठीक है, ऑफ द टोटल डेली आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ठीक है। इट इज नोन that 4% of the bulb produced 4% of the bulbs produced by each of the machines E1 and E2 are defective। अब इस चीज को कैसे लिखें, हमें ये पढ़ के पहले ही समझ में आ गया होगा क्योंकि 50 + 25 + 25 is 100, तो यहाँ पे तीन इवेंट्स जो दिए हुए अपने को E1 E2 E3 उनका नाम भी यहाँ पे E1 E2 E3, मतलब पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मतलब प्रोबेबिलिटी that the bulb is from machine E1 is P of E1 which is 0.5, 50% से probability कैसे लिखूंगा 0.5, probability of E2 क्या हो जाएगा that is 0.25, probability of E3 क्या हो जाएगा that is 0.25, ठीक है। ये probability किसकी है, probability की बल्ब जो है वो E1 मशीन का है, फिर probability जो बल्ब है वो E2 मशीन का है, probability जो बल्ब जो है वो E3 मशीन का है। अब नेक्स्ट उसने क्या बोला कि 4% जो बल्ब हैं E1 के जो 4% बल्ब हैं वो डिफेक्टिव हैं और E2 के भी, और उसके बाद पढ़ता हूं एंड 5% ऑफ E3 आर डिफेक्टिव, E3 के 5% डिफेक्टिव हैं। इफ वन बल्ब इज पिक्ड अप एट रैंडम फ्रॉम अ डेज प्रोडक्शन, डेज प्रोडक्शन मतलब एंड में जो सारे के सारे मैन्युफैक्चर्ड हो चुके हैं, जो ढेर लगा हुआ है उसमें से एक उठाया
कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। अब यहां पे E1 E2 E3 के अलावा एक और नाम आया है, बल्ब की जो प्रोडक्शन है उसके अलावा एक और इवेंट आया है विच इज रिलेटेड टू सैंपल स्पेस विच इज प्रोडक्शन, दैट इज डिफेक्टिवनेस। ठीक है, डिफेक्टिवनेस। अब वो है ए अपना, मैं ए को यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ये मतलब ए सिग्निफाइज द बल्ब इज डिफेक्टिव। ठीक है, ए सिग्निफाइज द बल्ब इज डिफेक्टिव। अब मैं यहाँ पे लिखूं प्रोबेबिलिटी गिवन दैट द प्रोडक्शन इज फ्रॉम E1 machine, probability of bulb being defective when it is given that the production is from E1 machine। अब इसको लाइन को पढ़ो ना, it is known, it is given that 4% of the bulb produced by E1, E1 की प्रोडक्शन में से 4% डिफेक्टिव है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव व्हेन द बल्ब इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम E1 मशीन इज 4/100। 4% हो गया ना। प्रोबेबिलिटी for the bulb being defective, it is if it is produced from machine 2 E2, that is 4%. Probability of bulb being defective if it is produced from E3 machine, that is 5%, so 5/100। ठीक है, और हमने निकालना क्या है यहाँ पे, उसने क्या कहा है, बिल्कुल एंड में लाइन पढ़ो, if one bulb is picked at random from a day's production, calculate the probability that it is defective। अपने को यहाँ पे जो निकालना है ना वो है probability of A, probability of A। अब आई होप जिसको ऊपर थोड़ा कम समझ में आया होगा वो अब समझेगा। मैं वापस चलो, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं ये समझा रहा हूँ। probability of bulb being defective, probability of A equals to probability कि वो बल्ब E1 मशीन में से निकला and then probability that the bulb is defective given that it is produced from E1। ठीक है, probability of E1 into probability of A when it is taken from E1, probability of E2 कि आपने जो बल्ब है वो E2 मशीन में से लिया हो और उसके बाद E2 मशीन में से लेने के बाद वो बल्ब डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऐसे वो E3 चूज किया हो आपने, ठीक है, प्रोडक्शन E3 की हो, और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव व्हेन इट इज चोजन फ्रॉम द मशीन E3। ठीक है, दैट इज द कंप्लीट प्रोबेबिलिटी ऑफ A। यहां पे अपना आंसर कैसे बनेगा, probability of A is probability of E1 to probability of A when E1 has occurred, probability of E2 into probability of A when it is given that the bulb is from E2, probability of E3 into probability of A when it is taken from E3 machine। अब E1 की probability क्या थी 0.5, A/1 क्या था 4/100, ये लिखा हुआ सब कुछ अब लिखा हुआ है 0.25 into 4/100, 0.25 into 5/100। ठीक है, बस ये है फाइनली जो आंसर बनेगा, दैट इज 17/400। ठीक है, 17/400। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक फील हो वो फिर से बैक जाएगा, ऊपर का सारा अच्छे से सुनेगा। ठीक है, आई होप यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। A bag contains 2n+1 coins। एक बैग के अंदर 2n+1 coins हैं, out of which n coins have head on both sides। ऐसे n coins हैं जिसमें हेड ही है। ठीक है, ऐसे n coins हैं and rest are fair coins। टोटल 2n+1 है तो जिसमें से n जो है उनमें दोनों साइड पे हेड है, और n+1 है जिसमें एक साइड पे हेड एक साइड पे टेल है। ठीक है, A coin is selected at random and is tossed। एक कॉइन को हमने सिलेक्ट किया और उसको टॉस कर दिया। ठीक है, if it results in head with probability 31/42, वो कह रहा है हेड आ गया, हेड आ चुका है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी 31/42, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज 31/42। फाइंड n, यहाँ पे n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से, बट लॉजिकल है, आई होप ये सब कर पाएंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे किसी को थोड़ा सा जो है अजीब फील हो रहा है, ऊपर वाला क्वेश्चन सुन के इसको स्किप करके आगे जा सकते हैं, वापस आके ये सवाल देख लेंगे बेस थ्योरम करने के बाद, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार सुन लो, नहीं भी समझ में आए तो टेंशन नहीं लेनी, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, लेटर
बाद में सुन लेना इसको, ठीक है, इसको बाद में सुन लेना। नेक्स्ट आगे बेस थ्योरम पे चलेंगे। अगर पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया और ये ना समझ में आए, एक बार इसको समझने की कोशिश करना कि अगर आ जाए अपने को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नहीं अंडरस्टैंड हुआ तो कोई टेंशन नहीं लेनी, नेक्स्ट बेस पे चलेंगे, हम बेस वाले क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इजी है सब कुछ, ठीक है। अभी टोटल तीनों प्रोबेबिलिटी की थी जो कि हमने बिल्कुल लॉजिक वे से समझी, हमने फॉर्मूला नहीं रटा है, ज्यादातर बच्चे वहां पे फॉर्मूला रट लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि E1 E2 क्या है, यहाँ पे E1 E2 क्या है और फिर A क्या है, ठीक है। चलो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता रहा हूँ। यहाँ पे दो टाइप के कॉइन्स है अपने पास, ठीक है, दो टाइप के कॉइन्स है, और आप इसको फिर से पढ़ो। कॉइन इज सिलेक्टेड रैंडम एंड इज टॉस्ड इफ इट रिजल्ट्स इन हेड विद प्रोबेबिलिटी दिस। उसने कहा है यहाँ पे हेड आया, ठीक है, ये इवेंट रिलेटेड टू सैंपल स्पेस है, हेड आना। और यहाँ पे दो टाइप के जो कॉइन्स हैं वो यहाँ पे E1 E2 E3 वाले इवेंट्स बता रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब प्रोबेबिलिटी of selecting a coin having head on both sides। कितने कॉइन्स हैं ऐसे, ऐसे n कॉइन्स हैं और टोटल कितने हैं 2n+1। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, n+1, जिसमें एक साइड पे हेड एक साइड पे टेल है, अपॉन टोटल 2n+1। ये है E1 E2। इनके अलावा तो कोई और इवेंट हो ही नहीं रहा, या तो पहले वाला जो जिसमें दोनों साइड पे हेड है वो वाला कॉइन चूज हो रहा है, या फिर एक हेड एक टेल जो फेयर कॉइन्स होते हैं वो वाला एक कॉइन जो है वो टॉस हो रहा है, ठीक है। दोनों में से एक चीज हो रही है अपनी, दोनों कॉइन्स एक साथ टॉस नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे बोला अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज सिलेक्टेड एंड देन टॉस्ड, ठीक है। अब देयर इज एन इवेंट रिलेटेड टू दीज टू कॉइन्स, टू टॉसिंग ऑफ दीज टू कॉइन्स, दैट इज ए, ठीक है। ए क्या है, द आउटकम इज हेड। ए क्या है, द आउटकम इज हेड। और उन्होंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो दी हुई है 31/42। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो गिवन है 31/42। अब हेड कैसे कैसे आ सकता है, जैसे एक्सीडेंट कैसे कैसे हो सकता था, या तो वो स्कूटर से जाता तो एक्सीडेंट हो जाता, साइकिल से जाता तो एक्सीडेंट हो जाता, ट्रेन से जाता तो एक्सीडेंट हो जाता। पिछले क्वेश्चन में देखो डिफेक्टिव कैसे कैसे आ सकते थे बल्ब्स, या तो वो E1 मशीन में से होते और डिफेक्टिव हो जाते हैं, E2 मशीन में से लेते और वो वाला डिफेक्टिव हो जाता, E3 मशीन में से लेते वो वाला डिफेक्टिव हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे P ऑफ A को क्या बोलूंगा, या तो हमने पहले टाइप का कॉइन टॉस किया होगा और हेड आ गया होगा, या फिर हमने दूसरे टाइप का कॉइन टॉस किया होगा और अपना तो हेड आ गया होगा when E2 is tossed। तो ये वाली लाइन अपने को अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे कुछ भी E1 A/E1 A/2 कुछ नहीं गिवन था, ये खुद सारा का सारा फॉर्म करना पड़ेगा, इसलिए बाकी क्वेश्चन से ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन रहेगा अपना, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब E1 चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दी हुई है, दैट इज n/2n+1, ये दी हुई है। अब एक बात बताओ, आपने एक ऐसा कॉइन टॉस कर लिया जिसके दोनों साइड पे हेड है, तो उसमें हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/2, दैट इज 1। पक्का हेड ही आना है उसमें तो, ठीक है। ये अब मैंने खुद बनाया कि अगर आपने E1 कॉइन टॉस किया जिसके दोनों साइड पे हेड था, तो उसको टॉस करने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/2, प्लस अगर आपने E2 टाइप का कॉइन टॉस किया, पहले सेलेक्ट कर लिया हमने वो वाला कॉइन, और इसके बाद आपने ये टॉस किया जिसमें एक साइड हेड एक साइड टेल था। अब यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी वी ऑल नो बचपन से कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या बन जाएगी, 1/2। तो क्या बन गया, n/2n+1 प्लस n+1/2 इंटू 2n+1। तो 2n+1 इंटू 2 LCM, this is 2n plus n+1, that is 3n+1/2 into 2n+1। this is given as 31/42। 3n+1/2 into 2n+1 is 31/42। यहाँ पे 3n+1 into 21 हो जाएगा, इधर 31 into 2n+1, यहाँ पे बन गया 63n+21 और इधर 62n+31। सो n will come out to be 10। सो n equals to 10। यहाँ पे n का वैल्यू हमने निकालना था, n का वैल्यू 10 आ गया। लेट मी चेक द आंसर। यहाँ पे n का वैल्यू जो है दैट इज 10।
तो इस क्वेश्चन को भी कोशिश करेंगे समझने की अच्छे से, एक बार फिर से सुनेंगे, ठीक है। इसको एक बार फिर से आप बैक करके सुनोगे, क्लियर। खुद ट्राई करना, अभी तक कुछ ट्राई नहीं करना अभी हमने, अभी क्वेश्चंस बाद में ट्राई करेंगे। पहले इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, इस कंसेप्ट को, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्दर चलेंगे हम। चलो मैं नेक्स्ट में यहीं पे ही स्टार्ट कर रहा हूं, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम इसके आगे की बात कंटिन्यू करता है, ठीक है, इसके आगे की बात कंटिन्यू करता है। वही सब कुछ चल रहा है, E1 E2 E3 अप टू En, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, A रिलेटेड टू सैंपल स्पेस, ठीक है, सब कुछ वही है। वो कह रहा है, अब इसके बाद की बात करता है, वो कहता है एक्सीडेंट हो गया, A हैज बीन अकर्ड। अब प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो स्कूटर से जा रहा था, A हो चुका है। इन बेस थ्योरम A हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, देन फाइंड दी प्रोबेबिलिटी। अब वो बेस थ्योरम में क्या पूछ रहा है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी कि वो E1 की वजह से हुआ, और वो पूछ सकता है कि E2 की वजह से हुआ, या E3 की वजह से हुआ, या E4 की वजह से हुआ। स्कूटर पे जाते हुए एक्सीडेंट हुआ, साइकिल पे, ट्रेन पे, बस पे, कहां से जाते हुए ये काम हुआ। जैसे बल्ब वाले से, बल्ब वाले क्वेश्चन में जाएं तो उसको समझें। तो उसमें अब कह रहा है कि डिफेक्टिव बल्ब मिला अपने को, उसने कहा डिफेक्टिव बल्ब मिला। अब प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो E1 मशीन का था, प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो E1 मशीन का था, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 when A has been occurred, A हो चुका है, ठीक है, equals to probability of E1 intersection है conditional probability by probability of A. Now we know what is probability of A and what is the numerator, probability of E1 intersection, that is probability of E1, probability of A by E1। ये तो हम जानते थे पहले कि प्रोबेबिलिटी E1 मशीन की क्या है, या प्रोबेबिलिटी स्कूटर से जाने की क्या है, और प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होने की क्या है जब वो स्कूटर से जा रहा था, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव आने की क्या है जब वो E1 मशीन की प्रोडक्शन थी। ये सब कुछ अब पहले से गिवन था अपने को, पिछले क्वेश्चन में। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये तो हमने अभी भी निकाला था, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 upon probability of into probability of A by E2 up to probability of En। मैं इसको फिर से लिखता हूँ बड़े स्पेस पे, ऊपर वाले को मैंने क्या लिख दिया, probability of E1 into probability of A by E1 upon probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2 up to probability of En into probability of A by E। नीचे तो P आ गया ना, ये तो टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का था जो अभी अभी हमने कंप्लीट किया, ठीक है, क्लियर। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं और ये वाली चीज हम समझ पाएंगे। अब जो मैं बोलना चाह रहा हूं कि अब एक्सीडेंट हो गया, डिफेक्टिव निकल गया, ठीक है, ए हैज अकर्ड, जो नया इवेंट था रिलेटेड टू सैंपल स्पेस वो हो चुका है। देखो, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया अपने पास। देयर आर 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स, 6000 ट्रक ड्राइवर्स, ऑल इंश्योर्ड, ठीक है, सबकी इंश्योरेंस हुई है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ स्कूटर, involving a scooter is 0.01, involving a car is 0.03, involving a truck is 0.15, ठीक है। one of the insured drivers met with an accident, what is the probability, accident हो गया, देख रहे हो यहाँ पे accident हो चुका है, one of the insured drivers met with an accident, what is the probability that he is a scooter driver, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो स्कूटर ड्राइवर था, ए हो चुका है, ए हैज बीन अकर्ड। अब E1 की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, बट हम इसको स्टार्ट करेंगे बिल्कुल टोटल थ्योरम वाले क्वेश्चन की तरह। अब E1 यहाँ पे इवेंट क्या था, स्कूटर ड्राइवर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है 2000 बाय टोटल ड्राइवर्स, टोटल ड्राइवर्स कितने हैं 2000
प्लस 4000 प्लस 6000 दैट इज 12000 हो गए। सो 2/12 1/6 हो गई, इसको 12 के फॉर्म में 2/12। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब कार ड्राइवर्स 4000/12000, ठीक है, दैट इज 4/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 is 6000/12000, ठीक है, दैट इज 6/12। तो इसको काट 1/6, ये 1/3 और ये 1/2। E1 E2 E3 इनके अलावा तो कोई और ड्राइवर्स नहीं है, यही तो ड्राइवर्स हैं E1 E2 E3 बस, ठीक है। इन सबको ऐड करोगे तो सम प्रोबेबिलिटीज का क्या बनने वाला है 1। उसने नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ स्कूटर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक बंदा अगर स्कूटर से जा रहा है, गिवन दैट वो स्कूटर से जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया, दैट इज 0.01, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कि वो कार से जा रहा है उसका एक्सीडेंट हो गया, दैट इज 0.03। प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रक से जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया, दैट इज 0.15। अब ये जो A/E1 A/2 A/3 होती है, इनको ऐड करके 1 नहीं बनता। अपने को लगता है कि इनको ऐड करके 1 बनेगा, इनको ऐड करके 1 नहीं बनता, ठीक है। आप देख पा रहे हो, अगर बन जाए तो वहां पे टेंशन ना लेने लग जाना कि अच्छा इनको ऐड करके सर ने कहा था 1 नहीं बनता, 1 बन गया, ठीक है। अब वो नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रहे हैं, वन ऑफ द इंश्योर्ड ड्राइवर्स मेट विद एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो चुका है और हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो स्कूटर से जा रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी गिवन दैट एक्सीडेंट हो गया और वो E1 स्कूटर से जा रहा था, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑन probability of A, probability of E1 into probability of A when E1 has occurred upon probability of E1 into probability of A when E1 has occurred। एक्सीडेंट कैसे कैसे हो सकता है, स्कूटर से हो सकता है, कार से हो सकता है, ट्रक से हो सकता है। स्कूटर पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, स्कूटर ड्राइवर की 1/6 और साथ में एक्सीडेंट होने की, साथ में एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, अगर वो स्कूटर से जा रहा है तो 0.01, ठीक है। बाय एक तो बेस में ना एक बात याद रखना, जो ऊपर टर्म है एक टर्म नीचे तो पक्का हूबहू आने वाली है, ठीक है। अब अगर वो जा रहा था कार से जाने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/3 और कार से एक्सीडेंट होने की 0.03। फिर ट्रक से जाने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/2, ठीक है। और ट्रक से जाते हुए एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.15। सो दिस विल बी दी फाइनल आंसर। इसको बस आपने अब सॉल्व कर लेना है, आपका जो फाइनल आंसर बन जाएगा, ऐसे करते हैं ऊपर नीचे इसको सॉल्व। अच्छा नीचे डिनोमिनेटर 12 रहता है ना, तो सारे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। चलो 0.01 हो गया, 12 एलसीएम आ गया ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे 0.01 इंटू 2 प्लस 0.03 इंटू 4 प्लस 0.15 इंटू 6, 0.02 0.02 प्लस 0.12 प्लस 0.9, ठीक है। इसका जो आंसर बन गया 2 ऊपर नीचे 2, 20 कर देते हैं इसको, 20 प्लस 12 2/2 प्लस 12 प्लस 90, so this is 2/104, that is 1/52, बिल्कुल ठीक 1/52 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक सब बच्चों को समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया, ठीक। एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इससे और बेटर क्वेश्चंस पे आएंगे। तब तक सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन और यही थ्योरी अपने दिमाग में सबने बिठानी है। इन अ फैक्ट्री व्हिच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स machines AB3 ABC manufacture respectively 25%, 35%, 40% of the bolts, ठीक है। 25 35 40 ऐड करके 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कि वो A मशीन से बनी, दैट इज 25/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कि वो मशीन B से बनी, दैट इज 35/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कि वो मशीन नंबर C से बनी है, दैट इज 40/100। चलो ये तो लिख लिया हमने। ऑफ देयर आउटपुट्स 5 4 2% रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव
व्हेन इट इज फ्रॉम मशीन 1 मशीन ए, ये 5% है, 5/100। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। मशीन बी में से है अगर डिफेक्टिव देन इट इज 4%, मशीन सी में से है डिफेक्टिव दैट इज 2%। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? A bolt drawn at random from the product is found to be defective, और defective निकला, A has been occurred, वो कह रहे हैं probability निकालो कि वो मशीन B में से था, probability of being in E2 given that the bolt is defective। ठीक है, तो probability of E2 when A has occurred is probability of E2 into probability of A by E2 upon probability of E1। अब सारे के सारे आएंगे, A by E1 plus probability of E2 to probability of A by E2 plus probability of E3 into probability of A by E3। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसा एक ऊपर वाला टर्म होगा वैसा ही नीचे वाला एक टर्म दिख रहा है अपने को, हमेशा ऐसा होगा। अब probability of E2 की probability क्या थी? 35/100, A by E2 4/100। अब तो ऊपर से कॉपी मारना है बस। ठीक है, so 25/100 into 5/100 plus 25/100 35/100 इंटू 4/100, बिल्कुल ऊपर जैसा। तीसरे के लिए 40/100 इंटू 2/100। ठीक है, तो ये अपना आंसर ऊपर 35 इंटू 4 बन गया, नीचे 25 इंटू 5 प्लस 35 इंटू 4 प्लस 40 इंटू 2 80। 35 इंटू 4 140 और नीचे 125 प्लस 140 प्लस 80। ठीक है, इसका देख लेना आंसर अपना क्या बन रहा है, दैट विल बी 28/69। 28/69 जो है इसका परफेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप ये सबको टॉपिक समझ में आए। इसका शॉर्ट सवाल एक आता ही आता है बोर्ड में, और कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड सवाल आते हैं, बट जिसको ये वाली थ्योरी नहीं पता या ये वाली थ्योरी में वो सोचने में गड़बड़ करता है, उसके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, वो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएगा। ये बेसिक लेक्चर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है फर्दर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने के लिए भी।